शैतानों का घर होता है। आज की जो कहानी है, इस कहानी के साथ साथ बीच में मैं आपको जिस कातिल की ये कहानी है वो खुद बोलेगी और आप सुनिएगा। और एक कातिल को बोलते हुए बहुत बार सुना है मैंने लाइफ में, लेकिन आज जब ये बोलेगी और आप सुनेंगे तो शायद आपको भी अटपटा लगेगा। मतलब बातचीत ऐसी हो रही है कि जैसे किसी कत्ल की बात नहीं हो रही है, एक नॉर्मल बात हो रही है। अच्छा, ये हो गया, मैंने कर दिया, मैंने सोच लिया था। तो इस कहानी के बीच में जहां पे इसकी जरूरत होगी, मैं आपको उस कातिल की बातचीत भी सुनाऊंगी। और इस कातिल से बात की एक हमारी मित्र हैं दीपिका नारायण भारद्वाज जी, और काफ़ी एक्टिव हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और ख़ासतौर पर जितने फेक केसेस होते हैं उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ती हैं अक्सर। तो दीपिका नारायण भारद्वाज जी ने ही इंटरव्यू किया था इस मर्डर केस के बाद इस आरोपी कातिल का, जिसका नाम है प्रिया सेठ। तो दीपिका नारायण भारद्वाज की पूरी बातचीत आप सुनेंगे इस कहानी के बीच में, पर उससे पहले कहानी जान लीजिए, क्योंकि फिर आपको बातचीत समझने में आसानी होगी। 2018 की बात है, और ये कहानी की बुनियाद जो है दरअसल वो दो झूठ पर टिकी है। एक लड़का या एक शख्स एक लड़की से एक झूठ बोलता है, उधर लड़की भी झूठ बोलती है, और फिर दोनों मिलते हैं, और इस झूठी कहानी का अंत एक मौत पर होती है। 2018 फरवरी की बात है। जयपुर में रहने वाला एक नौजवान, एक शख्स जिसका नाम है दुष्यंत शर्मा, टिंडर ऐप पर उसकी मुलाकात होती है प्रिया सेठ नाम की एक लड़की से, जिसकी उम्र करीब 27 साल है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है, फिर दोनों कहीं 3-4-5 बार बाकी बाहर में रेस्टोरेंट में मिलते हैं, कॉफी पीते हैं। फरवरी में दोस्ती हुई थी। इसके बाद मई का महीना आ जाता है, और 2 मई शाम के करीब 7 बजे थे। दुष्यंत जयपुर में ही रहा करता था। करीब 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। एक बेटा था जो 1.5 साल का हुआ। दुष्यंत अपनी पत्नी, अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। घर में एक पिता भी थे, और दुष्यंत एक माइनिंग कंपनी में काम किया करता था। तो 2 मई की बात है, शाम को 7 बजे वो घर से निकला, लेकिन करीब 9, सवा 9 बज गया, वो लौटा नहीं। उसके पिता को फिक्र हुई, उन्होंने कॉल किया, तो उसने बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में है, और उस जिस कंपनी में वो काम करता है उसका ट्रक किसी ने पकड़ लिया है, तो उसी को छुड़वाने के जा रहा हूँ। वो अपने फादर के मारुति ऑल्टो से घर पर निकला था, लेकिन अब रात होती जा रही है और दुष्यंत लौट नहीं रहा है। इसके बाद फिर उसके फादर ने फ़ोन किया, पर इस बार जवाब भी नहीं दे रहा है। थोड़ी देर के बाद, करीब 2-3 घंटे हो चुके थे, दुष्यंत की जो वाइफ है बिट्टू शर्मा, उसने अब फ़ोन किया अपने पति को। जब उसने फ़ोन किया तो उधर से दुष्यंत ने कहा कि मुझे 8-10 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, मेरे अकाउंट में ये पैसे डाल दो, और क्योंकि ट्रक छुड़वाना और बाकी चीज़ें। अब उसे बड़ा अजीब लगा, घर में 8-10 लाख रुपए भी नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद एक और बातचीत हुई, और उसके बाद पहली बार तब उसने कहा, दुष्यंत ने, कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दो, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। अच्छा, इस दौरान अभी रात को जब ये धमकी वाली बात नहीं आई, घर वाले उसको अब इधर उधर भी ढूंढ रहे हैं, फ़ोन अब बंद भी आ रहा है, और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है कि दुष्यंत है कहाँ। नेक्स्ट डे अब आ जाता है, 2 मई की जगह 3 मई की सुबह करीब 9:45 बजे, और 3 मई की सुबह 9:45 बजे ही पहली बार गायब होने के बाद दुष्यंत की आवाज़ आती है। दुष्यंत अपने पिता से कहता है कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा ले, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दीजिए। इसके बाद फ़ोन कोई और उससे ले लेता है। अब सामने एक लड़की की आवाज़ आती है, और लड़की कहती है कि 20 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 20 मिनट में 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, और वरना मैं इसको मार डालूंगी। अब ये सुनकर घबरा जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए हैं, और मैं इतने ही दे सकता हूँ। लड़की फिर से रिपीट करती है कि सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास। इसके बाद फ़ोन रख देती है। दोपहर के 12 बजे, करीब करीब 2.25 घंटे बीत गए, 20 मिनट का टाइम दिया था। 12 बजते बजते दुष्यंत के पिता ने 3 लाख रुपए बैंक से निकाले और ट्रांसफ़र कर दिया। जो स्लिप था जो उनके पास ट्रांजैक्शन का, वो भी उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया अपने बेटे के मोबाइल पर, ताकि जो भी जिसके कब्जे में है वो देख ले। अब ये सब कुछ कर दिया 3 मई की दोपहर 12 बजे, लेकिन इसके बाद अब मोबाइल बंद है दुष्यंत का, कोई बातचीत नहीं हो रही है। परेशान घर वाले। तभी शाम होते होते लोकल पुलिस से कॉल आता है दुष्यंत के घर पर। पुलिस कहती है कि आपको एक हॉस्पिटल में आना है,
कुछ ज़रूरी काम है। अब यहाँ पे घर वाले घबराए हुए वैसे ही हैं, पता चल नहीं रहा है। घर वाले अब निकलते हैं और झोटवारा पुलिस स्टेशन से ये कॉल आया था। इसके बाद SMS हॉस्पिटल बुलाया गया था। बदहवास बाप बीवी सब हॉस्पिटल भागते हैं। वहाँ जाते हैं, पुलिस मॉर्चरी से एक लाश निकाल कर दिखाती है। लाश का चेहरा बिगड़ा हुआ था, चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसको देखते ही दुष्यंत के पिता और वाइफ फपक फपक कर रोने लगे। हाथों में, उंगलियों में उसकी कुछ अंगूठियाँ जो अलग अलग भक्ति भाव से पहना करता था, उसकी कुछ और चीज़ें, जिससे पता चल गया कि यह दुष्यंत की लाश है। अब घर वालों पे एक गम का पहाड़ टूट पड़ा, खासतौर पर दुष्यंत के फादर के लिए, इसलिए कि उनके 3 बेटे थे। एक की मौत बचपन में हो गई, दूसरे की मौत कुछ साल पहले रोड एक्सीडेंट में हो गई। अब आखिरी बेटा बचा था दुष्यंत, और उसकी भी इस तरीके से लाश मिली। अब जब लाश पहचान ली गई तो पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब तफ्तीश शुरू हुई। चूंकि दुष्यंत के मोबाइल से लगातार फ़ोन आ रहे थे तो पुलिस के पास एक क्लू था कि उस फ़ोन का, मोबाइल का लोकेशन क्या होगा। उस लोकेशन को ढूंढते ढूंढते पुलिस इधर उधर भटक रही है। आखिरकार नेक्स्ट डे 4 मई को पुलिस को वो लोकेशन जयपुर के रेलवे स्टेशन के करीब दिखाई देता है। दुष्यंत अपनी मारुति ऑल्टो कार में गया था जो उसके पिता के थे। वो कार रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी थी। उसमें 3 लोग बैठे थे, लेकिन नंबर प्लेट बदला हुआ था, बट लोकेशन मोबाइल का वहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उस कार में बैठे हुए लोगों को बाहर निकाला, पूछताछ की, और डाउट हो गया कि ये लोग कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ किया है। पुलिस तीनों को थाने लाती है। इसके बाद पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है उसके बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस जयपुर के एक घर में जाती है। उस घर में हर तरफ खून ही खून, बिस्तर पे खून, सैंडल पे खून, दीवार पे खून। तो समझ में आ जाता है कि मामला क्या है। अब पुलिस आने के बाद उन तीनों से पूरी कहानी सुनती है। इन 3 में जो मेन कल्प्रिट, जो मेन पूरी साजिश की जिम्मेदार थी, वो 27 साल की एक लड़की जिसका नाम प्रिया सेठ। जब पूरी कहानी सुनाई गई तो पूरी कहानी कुछ यूं थी कि प्रिया सेठ पहले भी कई बार फ्रॉड और बाकी चीजों में पकड़ी गई थी। प्रिया सेठ को बहुत कम वक्त में बहुत पैसे कमाने थे। उसका एक दोस्त, बल्कि वो टिंडर ऐप पर गई और फरवरी के ही महीने में टिंडर ऐप से उसकी दोस्ती होती है एक दीक्षांत नाम के नौजवान से, जो मुंबई में है, मॉडलिंग की दुनिया में है, अपना किस्मत आजमा रहा, ठीक ठाक पैसे हैं। तो टिंडर ऐप से प्रिया और दीक्षांत की दोस्ती होती, फिर धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं और इसके बाद दोनों एक अपार्टमेंट में रेंट पे घर लेते हैं और एक साथ अब रहने लगते हैं, प्रिया और दीक्षांत। लेकिन इस दौरान में जो दीक्षांत थे उसके पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और अब उसके ऊपर करीब 20-21 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। अब क्या करें? तो दीक्षांत प्रिया से कहता है कर्ज हो चुका है, अब क्या करें, यहाँ से कर्जदार तकाजा भी कर रहे हैं। तो कहता है कि चलो जयपुर निकल लेते हैं ताकि पीछा छूटे जिन लोगों से कर्ज लिया है। अब दोनों जयपुर आ जाते हैं और जयपुर में एक घर किराए पर ले लेते हैं। यहाँ से प्रिया कहती है कि चिंता मत करो, जो तुम्हारे कर्ज हैं वो भी उतर जाएंगे, बाकी भी चीज़ें उतर जाएंगी। किसी अमीर शख्स को अपने जाल में फंसाती हूँ, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उसने फिर जिस टिंडर ऐप से उसने दीक्षांत को फंसाया, उसी टिंडर ऐप के जरिए अब वो ऐसे लोगों की तलाश करने लगी जो अमीर हो, जिनके पास पैसा हो। करते करते तलाश आखिरकार उसी टिंडर ऐप पर दुष्यंत शर्मा नाम का एक नौजवान नजर आया। अब दुष्यंत शर्मा, टिंडर ऐप पर प्रिया सेठ भी, दोनों एक दूसरे से अब बात कर रहे हैं, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। दुष्यंत शर्मा ने टिंडर ऐप पर प्रिया सेठ को अपना असली नाम नहीं बताया। उसने बताया कि उसका नाम विवान कोहली है, वो एक बहुत ही अमीर खानदान से है, उसके पास बेशुमार दौलत है। ये उसने झूठ बोला दुष्यंत ने, क्योंकि वो अमीर नहीं था। वो एक माइनिंग कंपनी में काम करता था, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर बस। उसके पिता भी अकाउंटेंट थे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। इधर प्रिया सेठ ने कहा कि मुझे तुमसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया है। तो प्रिया ने भी झूठ बोला, क्योंकि उसका तो अभी मकसद ही कुछ और है। तो दोनों की शुरुआत झूठ से हुई। दुष्यंत की ये कि वो बेहद अमीर है, प्रिया की ये कि वो उससे पहली नज़र से प्यार कर बैठी है। अब इसके बाद प्रिया दीक्षांत को बताती है कि एक अमीर शख्स हमारे जाल में फंस चुका है, हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। इसके बाद 3-4 बार प्रिया और दुष्यंत या विवान
ये जयपुर में ही कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, मुलाकात होती है। अभी तक दोनों का झूठ बरकरार है। दुष्यंत को ये लग रहा है कि प्रिया उससे बहुत प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है। प्रिया को ये पता है कि दुष्यंत यानी विवान कोहली ये बेहद अमीर है, इसके पास बेशुमार दौलत है। 3-4 मुलाकात हो गई। इन 3-4 मुलाकातों में दुष्यंत ने दिखाया भी कि वो बहुत पैसे वाला है। तो 3-4 मुलाकात के बाद आखिरकार 2 मई 2018 को प्रिया सेठ ने दुष्यंत को मिलने के लिए बुलाया, यानी कि विवान कोहली को। वो आया, उसके बाद उसने कहा कि चलो घर चलते हैं। किराए पे ऑलरेडी घर ले रखा था, अब वो उसे घर ले गई। इधर उस घर में ऑलरेडी 2 लोग थे उसके। एक उसका दोस्त दीक्षांत जो कर्ज में डूब गया और उसके साथ जयपुर भाग कर आया। दूसरा एक लक्ष्य नाम का एक और लड़का जिन्हें इस साजिश के बारे में भी कुछ पता नहीं है। हाँ, दीक्षांत को पता है कि किसी को किडनैप करना और रैंसम वसूल करना है। अब वो दुष्यंत को लेकर घर आ गए। घर पे ये दोनों मौजूद हैं। घर आने के बाद पहली बार अब दुष्यंत को पता चलता है, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और कहते हैं कि तू अपने घर वालों से पैसे मंगा। अब दुष्यंत को पहली बार लगता है कि वो गिर गया। इसी दौरान में उसके पर्स भी निकाल लेते हैं वो लोग। अब जब पर्स निकालते हैं तो पर्स में आईडी भी मिलता है। आईडी कार्ड जब देखते हैं तो देखते हैं कि फोटो तो उसमें दुष्यंत की है, नाम भी दुष्यंत शर्मा लिखा हुआ है, जबकि टिंडर ऐप पे दुष्यंत शर्मा विवान कोहली के नाम पे मिला। तो वो कहती कि ये क्या है, तब उसका भांडा फूट जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैंने तुमको इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोला। मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है और मैं अमीर ख़ानदान से नहीं हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, एक माइनिंग कंपनी में बहुत छोटा हूँ। अब उसने कहा जो भी हो तुझे पैसे तो देने पड़ेंगे, तो अब 10 लाख रुपए की मांग की और वही फिर फ़ोन कराया। फिर इसने धमकी भी दी और ये सब कुछ हुआ, लेकिन गुस्सा उसी वक्त आ चुका था। फिर इसने किचन से चाकू निकाला। इसके दोनों दोस्तों ने चाकू से वार किया करीब 10 बार। पहले गला दबाया, फिर तकिया मुंह पे रखा, बट उससे लगा कि मर नहीं रहा है। ये आप सुनिएगा खुद प्रिया सेठ से। और फिर उन्होंने चाकू से मारा। जब उन्हें लग गया कि अब ये मर चुका है, फिर ये बाजार गए। इन्होंने एक ट्रॉली बैग खरीदी। बैग खरीदने के बाद उस लाश को उसी में रखा और फिर उसी की कार में डालकर आमेर की पहाड़ियों के करीब हाईवे पर गए और उस बैग को छोड़कर चले आए। वापस घर आए, सब कुछ सफाई वफाई की। अब इनका ये था कि यहाँ से निकलते हैं, रेलवे स्टेशन पहुँचे नेक्स्ट डे। लेकिन इस दौरान मोबाइल के लोकेशन और बाकी चीज़ों से ये पकड़े गए और पुलिस के शिकंजे में आ गए। तो एक झूठ ने एक जान ली और फरवरी में टेंडर पे दोस्ती हुई, मई में कत्ल हुआ। जब ये सब कुछ हो गया, अब पुलिस हिरासत में है प्रिया सेठ। एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि ये सब आपने क्यों किया। तो पता है क्या कहती है वो कहती है कि इतना आप लोगों ने शोर हंगामा, ये भीड़ क्यों है? क्या ये देश में पहला मर्डर हुआ है? मतलब उसकी आप बातचीत को देखिए। और उसके बाद ही फिर दीपिका नारायण भारद्वाज ने इन तीनों का अपने एक शो के लिए इंटरव्यू किया। इस वीडियो के माध्यम से समझ में घट रही घटनाओं से लोगों को जागरूक करने के कार्य कर रहे हैं हम। इस वीडियो के उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो की पूरा क्रेडिट शाम ताहिर खान सर जी को जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर भरोसा करके किसी अनजान व्यक्ति से मिलने का अंजाम क्या होते हैं। इसलिए दोस्तों कहती हूँ, सोशल मीडिया की हर चीज़ सच नहीं होती है। हर इंसान को यकीन नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया और रियल लाइफ अलग दुनिया होती है। इसलिए हर किसी के ऊपर भरोसा करके अपने जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। इसलिए कहती हूँ दोस्तों, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए हमें। और बिल्कुल भी हमें किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।